आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ख़ास दिन है। आज है 31 मई 2026 और अभी बीती रात जो 30 मई 2026 थी, तो 200 वर्ष पूरे हुए हैं हिंदी पत्रकारिता के। भारत में जो पत्रकारिता और भारतीय आप कहें स्वदेशी तो कहें तो वास्तव में वो हिंदी पत्रकारिता से को कह सकते हैं। उसके पहले जितने पत्रकारिता थी वो अंग्रेजों के लिए अंग्रेजी में होती थी और श्री जुगल किशोर शुक्ल जी कानपुर के रहने वाले और कलकत्ता में रह रहे थे और उनको जब लगा कि अपने देश की भाषा में देश की बातें, देश की खबरें, देश की सूचनाएं और देश की जागरूकता देश के लोगों तक पहुँचे, तो उन्होंने हिंदी में उदंत मार्तंड अखबार शुरू किया। हिंदी उदंत मार्तंड अखबार से जो शुरुआत हुई वो आज 200 साल बाद हम बैठे हैं समीक्षा करने, और हमारे साथ जो हमारे आज के मुख्य वक्ता और मुख्य मेहमान और विशेषज्ञ हैं श्री नवल कांत तिवारी जी। श्री नवल कांत तिवारी जी उत्तर प्रदेश सूचना सेवा के अधिकारी रहे और जो नई दिल्ली में जनपद पर उत्तर प्रदेश का जो सूचना केंद्र है उत्तर प्रदेश उसके निदेशक रहे। गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक, लखनऊ तक तमाम डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सूचना तमाम पदों पर रहे और वो पदों पर पहुंचने का जो इनका कारण था, जो रुचि थी, वो भी वास्तव में हिंदी पत्रकारिता ही थी। एक वो उदंत मार्तंड की शुरुआत जिसने जागरूक किया देश को, अखबारों की शुरुआत हुई, और एक श्री नवल कांत जी और इलाहाबाद में ये जब तैयारी कर रहे थे कंपटीशन की, वो और एक रतन दीक्षित जी। शुरुआत हुई प्रतियोगिता दर्पण। उसके पहले जो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, कंपटीशन मास्टर और हिंदू और ट्रिब्यून अंग्रेजी पढ़ करके ही पत्रकार बनते थे, लेकिन नवल कांत तिवारी जी देवरिया के रहने वाले, चिल्लू पार वहाँ गांव से उठकर गए, बलरामपुर में आपने पढ़ाई किया और ग्रामीण पृष्ठभूमि से, हम सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग जानते हैं कि जो हमको अंग्रेजी हमारी स्वाभाविक और मातृभाषा न होने की वजह से एक स्वाभाविक झिझक होती है, वो कुशलता, वो गुण नहीं आ सकता, वो स्किल नहीं आ सकती, उस तरह से आएगी, बहुत अच्छी आ सकती है, लेकिन स्वाभाविक प्रवाह नहीं होगा जो एक अधिकारी, जो एक IAS PCS कंपटीशन के लिए आवश्यक था। तो उसमें हम सारे गुण, सारा ज्ञान होने के बावजूद पिछड़ जाते थे। उसमें नवल कांत जी ने जो प्रतियोगिता दर्पण शुरू हुआ रतन दीक्षित जी का, उनका उसमें सहयोग किया, उसमें भूमिका रही, काफ़ी लेख लिखते रहे। फिर नवल जी ने खुद की अपनी एक प्रतियोगिता का, उनको उसमें भी थोड़ा कमी लगी तो खुद का अपना एक उन्होंने पाक्षिक निकाला या मासिक जो भी रहा हो। नवल जी आपने तो ऐसे व्यक्ति का स्वागत है जिन्होंने अपना मैगजीन निकाली और निकाल करके खुद सेलेक्ट हुए, और जब सिलेक्शन हुआ तो बताते हैं कि उस इंटरव्यू में उसको लेकर गए थे। तो नवल जी पहले उस किस्से से बताएं, आप इलाहाबाद में कैसे क्या हुआ था। डॉक्टर उपेंद्र जी, आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपको बधाई दे रहा हूं कि आपने भारत के 200 वर्ष हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ, विकास और उत्कृष्ट, ये तीनों रूपों को देखा है। चूंकि आप स्वयं हालांकि साइंस के विद्यार्थी रहे, लेकिन जेएनयू जैसे संस्थान से आपने जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री लिया जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, भारतीय जनसंचार संस्थान। मैं गया भी था, आपके हॉस्टल में मिला भी जी, था। जी, जी। कहाँ आपने जूलॉजी से MSc किया, PhD किया, फिर वहां चले गए। ये आपकी जो प्रतिभा है बहुत डायनेमिक थी और मैं बड़ा इंप्रेस रहता था आपसे। खैर, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग गोरखपुर देवरिया से पढ़ करके गए थे इलाहाबाद, जो आज प्रयाग हो गया। पहले प्रयाग ही था, अभी प्रयाग हो गया। तो मात्र यही था कि किसी अच्छे पद पर नौकरी लग जाए, लेकिन रिस्क रहता था कि अगर न लगे तब क्या करेंगे। तो मैंने वहां लॉ में एडमिशन ले लिया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। लॉ भी चल रहा था और कंपटीशन तैयारी भी चल रही थी।
और 3-4 लोग और हमारे साथ गोरखपुर से आके जुड़ गए थे, जिनको आप जानते भी हैं, जी। जो कई विभागों में बड़े उच्च पद पर जाकर लोग रिटायर हुए हैं। तो उस समय इंग्लिश में ही पत्रिकाएं होती थी। कंपटीशन मास्टर, कंपटीशन का कंपटीशन सक्सेस रिव्यू। कंपटीशन मास्टर की थोड़ी लैंग्वेज बड़ी टफ होती थी। कंपटीशन सक्सेस रिव्यू की इजी होती थी, और उसमें जो आईएएस टॉपर वगैरह होते थे उनके फोटो इंटरव्यूअर छपते थे। उसको हम लोग पढ़ के बड़ा प्रेरित होते थे, कैसे ये आदमी कैसे आईएएस टॉप किया है, पूरी पृष्ठभूमि वगैरह चलता था। आईएएस फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 तक निकलता था वो 5 अंकों में। तो बड़ा लोगों में, मतलब स्टूडेंट जो पढ़ाई तैयारी कर रहे थे उनमें लोकप्रिय था। रत्न कुमार दीक्षित जी ने जब प्रतियोगिता दर्पण शुरू किया हिंदी में, तो थोड़ा हम लोग से जुड़े, और जुड़ना इसलिए फायदा हुआ कि दीक्षित बड़ा मेहनत करते थे, तमाम पत्र पत्रिकाएं इकट्ठा करते थे, फिर उसमें कुछ यूनिवर्सिटी के लेक्चरर वगैरह को भी जोड़े थे, जो उसमें लेख अच्छे अच्छे आते थे, सामयिक जो लेख छापे जाते थे। आपके भी लेख उसमें काफी हाँ, लिखे छपते ऐसे रहे। छपे। तो काफी दिन हम लोग सहयोग किए उनको, और उससे ज्ञान भी बहुत बढ़ता था। पहला वो हाँ। उदंत मार्तंड था युवाओं का, युवाओं का। आईएएस पीसीएस हाँ, बनने के इच्छुक, जो कंपटीशन में निकलना चाहते थे, जो हाँ, जागरूक होना चाहते थे, जो जी अच्छे वकील होना चाहते थे, जी 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 जी। उनके लिए वो उदंत मार्तंड था। और हम लोग के लिए यही था, जी। प्रतियोगिता दर्पण था। तो ये हुआ कि अब इतना अनुभव हो चुका है, तो कुछ अपना प्रतिकार निकाला जाए। तो हम कुछ नहीं, हम थे जो हम लोग, हमारे क्लास फेलो 2-3 लोग थे। पैसा चाहिए था, हम लोग को उतना ही घर से पैसा मिलता था जितना महीने भर में आप रह सकें, खा पी सकें, कापी किताब खरीद सकें, कंपटीशन वगैरह के फार्म भर सकें। लेकिन उसी में से हम लोगों ने कुछ पैसा हर महीने बचा करके, थोड़ी खाने पीने में कंजूसी करके कुछ पैसा इकट्ठा किया, और नाम तो मैंने नहीं सोचा कि यूथ करियर नाम से हम लोगों ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, जो शुद्ध प्रतियोगी छात्रों के लिए था। वो एटीट्यूड वही था कि इसको इसी रूप में हम लोग आगे बढ़ावें। चूंकि रत्न कुमार दीक्षित जी के पास पैसा इकट्ठा हो गया था, पत्रिका काफी चल रही थी, उस स्तर को, उस पेपर को तो हम लोग नहीं छू पाए। लेकिन हमारे मैटर, हम जो लड़के वहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़कर आईएएस पीसीएस और चाहे पीपीएस और होते थे, तो उनका इंटरव्यू लेते थे और उनसे लेख भी लिखवाते थे। और यही कोई उल्लेख लिख करके नीचे लिख दे, आप ही डॉक्टर उपेंद्र पांडे पीपीएस, तो निश्चित उस लेख को लोग पढ़ते थे, भाई लड़का यही डिप्टी एसपी हुआ खुद हुआ है, तो इसका पढ़ा जाए। यूनिवर्सिटी किसी नाम लीजिए, प्रोफेसर वो बहुत नहीं लगता था, लेकिन जो लड़का डिप्टी कलेक्टर हो गया, पीपी उप डिप्टी एसपी हो गया, उसके लेख लोग ध्यान से पढ़ते, हमारी पत्रिका बड़ी अच्छी बिकने लगी। बस और आपका कंपटीशन तैयारी में ज्ञान भी बढ़ता हाँ, रहा, आपका बहुत खुद काम का करने ज्ञान लगा, बढ़ता रहा। और उसको मतलब मैटर कलेक्ट करने में हमने बड़ा मेहनत किया। और लोग थे उसको, लेकिन लेख लिखवाने प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन तैयार करने, उत्तर तैयार करने में हमें बहुत मेहनत करते थे। और आप देखे होंगे, आप कभी इलाहाबाद, तो खैर आप रहे ही हैं, कटरा से लेकर के आपका जो लोकसेवा आयोग के कार्यालय के सामने तमाम प्रतियोगिता की किताबें, पत्रिकाएं बिकती हैं, हम साइकिल पर लाद कर ले जाते थे, और 50 कापी हम देते थे। शुरू में लोग रखते नहीं थे, अरे कौन है जानता है, कि भैया रख लो धीरे धीरे। तो वो रस्सी बांधे रहते थे हम दुकान के आगे, तो उसमें वही प्रतियोगिता दर्पण, कंपटीशन मास्टर लटकाया रहता था। हम भाई इसमें लटका दो, और तुमको 4 या 5 रुपए उसका दाम रखा गया था, और 2 रुपया हमारा प्रिंट होता था। हमने कहा कि आप हमारा प्रिंट कास्ट दे दीजिएगा, बाकी सब आप ले, बाकी जो कमीशन आपका, इसको बेचिए आप। तो खैर हमने खुद ही लटका देते थे। आपके आशीर्वाद से पहला अंक हमारा करीब 3,500 बिक गया।
और सबको लेते थे, कहाँ जगह है, क्या है, कितना दिया, कितना रिसीव करवाते थे, और महीने भर बजा के पैसा वसूलते थे, भैया कितना बिका। तो जो बचा रहता था हम ले लेते थे, बिका वाले पैसा लेते थे। उपेंद्र जी 6 महीने में पत्रिका काफी लोकप्रिय हो गई। हुआ क्या, उसके बाद जो हमारे साथ जुड़े थे उनका पीसीएस में सिलेक्शन होने लगा। कोई तेजी अफसर हो गया, कोई आरटीओ हो गया। अब हम बच गए अकेले बेरोजगार। उसी समय जिला सूचना अधिकारी वाला हमारा इंटरव्यू आया। उसमें था कि आप किसी विषय में मास्टर डिग्री लिए हो और साथ में आपको पत्रकारिता का अनुभव हो, या अनुभव हो या डिग्री डिप्लोमा हो जर्नलिज्म में, और बड़े बड़े जनसभाओं में भाषण देने का अनुभव हो। अच्छा। अब सोचिए कहाँ स्टूडेंट भाषण देगा बड़ी बड़ी जनसभाओं में। एक स्वर्गीय राजमंगल पांडे जी थे, जानते होंगे, जबरदस्त नेता थे भाई। तो हमारे सांसद हुआ करते थे देवरिया के। तो मैंने उनसे संपर्क किया और हमसे 15 मिनट बात किए वो। उनका एक जगह वो लगा था, चुनाव टाइम था, और वो थे केंद्रीय शिक्षा वो, हाँ, मंत्री। अरे उसके मानव विकास, हाँ, मानव संसाधन सदन मंत्री थे। उनका मैं सभा का संचालन कर दिया। इतना खुश हुए, मेरा पूरा डिटेल पूछे, हमें पूछे कि आप अपने पैड पे लिख के दे दीजिए कि मुझे बड़ी बड़ी जनसभाओं में संचालन का अनुभव है। हो भी गया वो। हाँ, तुरंत तो टाइपराइटर बुलाया, टाइप के दे दीजिए, हम उसको लगा दिए। इंटरव्यू देने गए तो पूछा गया भाई ठीक है, एमए वगैरह किए, लाख भी कर लिए आप, कई अनुभव हमके साथ इस तरह का कोई कोर्स नहीं किया हूँ, लेकिन हम लोग 4-5 स्टूडेंट मिलकर के पत्रिका निकालते थे, प्रतियोगी ये है, मैं इसका संपादक हुआ करता था। तो देखे हो गए, तो उसमें कहा हाँ इसको मैं देखता हूँ ठीक ठाक बिकता है। हाँ, खुद एक मेंबर थे, उसको मैं कहा हाँ तो मैं देखा हूँ ठीक ठाक बिक रहा है। हम अभी सब 4-5 महीने मैं ही संपादक हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। उन्होंने कहा अध्यक्ष जो होते हैं ना, उसमें कमेटी में अध्यक्ष भी होते हैं, कहे ठीक तो है सर, अच्छा लड़का लग रहा है, तो बच्चे भी ठीक ठाक कर रहा है। कहे आप जानते हैं आपके जॉब क्या है? आप एज ए डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन अफसर क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं जानता हूं मैं। अरे सिलेक्शन के बाद सर आप ट्रेनिंग कराएंगे, बताएंगे हम क्या करना है। करे ठीक है यार, ओके ठीक जाओ आप। और मेरा सिलेक्शन जब सूची लगी लोक सेवा आयोग के बिल्डिंग पर, लगता है ना कि कौन कौन सेलेक्ट हुआ है, उसमें मेरा नाम था। तो आप पहले संपादक हुए, उसके बाद मैं सूचना अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, सरकारी पत्रकार हुआ। और पांडे साहब बता दे, एक बार सुन लीजिएगा, ट्रेनिंग हम लोगों को 6 महीने बाद हुआ, पोस्टिंग के बाद तुरंत ज्वाइनिंग हो गई। अच्छा। हाँ, तुरंत ज्वाइनिंग हो गई, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह करके। तो कुछ नहीं जानते थे हम लोग, आखिर हमारा काम क्या है ऑफिस में। तो एक बड़ी वरिष्ठ पत्रकार थे, अमर उजाला के वहाँ ब्यूरो चीफ थे। पहले पोस्टिंग मेरी एटा हुई थी, सबसे खराब जगह मानी जाती है। अब तो बहुत अच्छा हो गया। तो बुजुर्ग थे, उनका मैं पैर छुआ, आशीर्वाद दिया, कहे क्या करें, हमने कुछ नहीं जानता, मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने बताया कुछ नहीं, आप जिलाधिकारी के साथ घूमिए, उनकी मीटिंग अटेंड करिए, उनकी बैठक अटेंड करिए, जो जहां जाते हैं वहां जाइए, और जो बोलते हैं उसको नोट करिए, और एक इस तरह का एक पेज का प्रेस नोट बनाई करके शुरू करिए। आप हम लोग भेजते रहे, हम लोग छापते रहेंगे। इस तरह से शुरुआत हुई नौकरी के साथ। तो जैसा कि आपने जो उस प्रतियोगिता में जो कंपटीशन के लिए 2 शर्तें थी, एक तो आप या तो प्रशिक्षित हो या आप का अनुभव हो। हाँ, या तो आपने कोर्स किया हो। और लेकिन पिछले 40 सालों में पूरा दौर बदल गया। जी जी जी। जैसे मैं अनुभव नहीं था जी, मैं सामान्य, आप जानते हैं कि जो कॉलेज मैगजीन थी, यूनिवर्सिटी मैगजीन थी, उनमें लेख वेख लिखते थे, उसके हम संपादक उपादक रहे। लेकिन मैं आईआईएमसी में डिप्लोमा के बाद तब पत्रकार बना। आप पत्रकार पहले बने खुद से अपनी आवश्यकता के अनुसार,
जो आपकी जो यूथ की जरूरत थी उस जी समय, जी 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 और अनुभव से आप निकले और जी फिर आप जो है सूचना अधिकारी बने, जी तब जी सरकार के पत्रकार बने। जी जी तो आज के दौर में जो आज 40 साल बाद बैठे हैं, जैसे मैं मित्रों और हम बताना चाहूँगा कि अभी-अभी हमारे पास दैनिक जागरण, जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन है, जिसका मैं डायरेक्टर हूँ, आप हमारे एडजंक्ट प्रोफेसर हैं, जिसको प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कहते हैं, और आपने सुझाव दिया कि जो हमारा सिलेबस है, वो आप ही का सुझाव था और चर्चाएं हुई, क्योंकि ये कढ़े हुए पत्रकार रहे हैं, हम्म सरकारी पत्रकार तो रहे ही, और उत्तर प्रदेश सूचना केंद्र, जो उत्तर प्रदेश का पूरा मुख्यमंत्री का और सूचना का जो मुखपत्र है और जो मुख्य कार्यालय है जनपद दिल्ली में, वहाँ से आप पूरे उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते रहे, जी 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 देश विदेश तमाम देशों के दूतावास और तमाम राज्यों और केंद्र सरकार के सामने। जी 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 तो आपका इनके जो दृष्टि रही, इन्होंने कहा कि कोर्स को जो भी भारत सरकार लाई है, जो मोदी जी के सरकार में आया कि स्किल डेवलपमेंट, जी जी स्किल लो, हम्म। तो जो यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबसेज हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है कि सिलेबसेज अभी जो परंपरागत चला आ रहा है, हम्म थ्योरेटिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। तो जो आपने सुझाव दिया कि बीवॉक वाला कोर्स शुरू किया जाए, हम्म। बीवॉक के कोर्स के लिए, और हम लोग बहुत जल्दी इस पे काम कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में शायद बहुत जल्दी ये लागू भी हो जाएगा आपके प्रयास से। तो ये आपका आग्रह ये क्यों है? क्योंकि आप प्रशिक्षित नहीं रहे, आपने बस सूचना में आप कह रहे हैं सिर्फ प्रशिक्षण भी आपने 6 महीने बाद लिया, नौकरी पहले ज्वाइन किया। तो जो प्रशिक्षित पत्रकार आगे आएंगे आगे, एआई का युग आ रहा है, पूरा सूचना तकनीक बदल चुकी है, तो आप क्या अनुभव करते हैं कि प्रशिक्षण जरूरी है, कमिटमेंट जरूरी है, या दोनों जरूरी है, या क्या आपका अपना अनुभव क्या कहता है कि जैसे बीवाक जैसे कोर्सेज हैं, या जगहों जगहों पर बीजेएमसी और कोर्सेज जो थ्योरेटिकल ज़्यादा हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए जो आपने लिया, तो अभी आप आगे के जो यूथ हैं उसको मास कम्युनिकेशन को, जर्नलिज्म को, पत्रकारिता को किस रूप में देखते हैं? देखिए पांडे जी, मैंने उस जो आपके उस दिन कॉन्फ्रेंस किए थे आप उसमें मैं भी हिस्सा लिया था, हाँ, अपना जो कोर्स डेवलपमेंट कमेटी जो थी हमारी। सुझाव दिया था मैंने कि जनरली जो हम लोग पढ़ रहे हैं पढ़ाई के नाम पर, एमए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, दुनिया भर के बीकॉम एमकॉम, वो पत्रकारिता के जीवन में कोई उसका उपयोग है नहीं। पत्रकार हम ये कह रहे थे कि पत्रकारिता का कोर्स तो आप चलाइए, देखिए जो प्राइमरी जानकारी होती है उस प्रशिक्षण जरूरी हाँ है, लेकिन स्किल स्किल हाँ विकास अभी आप बड़े बड़े लोग पूछ लीजिए कि न्यूज का पूरा अर्थ बता दीजिए, यानी WS न्यूज का पूरा अर्थ बता दीजिए, 90% लोग नहीं बताएंगे, बड़े बड़े विद्वान लोग नहीं बता पाएंगे। अरे न्यूज पेपर लाओ, न्यूज पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई न्यूज का एब्रिविएशन करिए, क्या है, जानते हैं खुशी, यानी WS होता है ना, इसका पूरा मतलब क्या है? नहीं पता, आप बता दीजिए। तो बेसिक हाँ, चीज यही है कि तो हमने एक पंडित जी हम ये कह रहे थे कि वो थ्योरी जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में उसको कैसे उतारा जाए, इसका प्रशिक्षण जरूरी है। वोकेशनल, हाँ वोकेशनल हाँ नॉलेज, हाँ जी 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 जो BA की जगह जी जी बी जी वॉक, हाँ वोकेशनल, जी जी वही मैं पहले भी जो कहा स्किल था। डेवलपमेंट की बात आ हाँ रही हाँ है हाँ मोदी जी की। जी जी उस पर जरा ज्यादा जोर दिया जाए, लेकिन उसके लिए थ्योरी भी जरूरी है, बिना थ्योरी के बेसिक न्यू तो हाँ हाँ अब आपका 2 घंटे का भाषण है, उसको आपको 2 पेज में समेटना है, तो आप बिना प्रशिक्षण के और बिना थ्योरी पढ़े नहीं कर सकते हैं। और AI करके दे देगा तो वो चीज जो निकलेगी भी नहीं है। आप ये मत भरोसा ना करिए ना कि नहीं AI कर देगा, हमने तो मशीनी हो जाएगा, आर्टिफिशियल, हाँ वो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल नेचुरल में तो आपको आर्टिफिशियल है। ना हाँ पड़ेगा। हमने एक टॉपिक पर इसी आपके कल वाले के लिए कहीं कुछ AI से मैटर लेते हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस के लिए, हाँ, तो मैंने यही कहा इस तरह का हमको स्पीच देना है, हाँ, कुछ दीजिए हमको, तो 1 पेज का पहले बोलता रहा, आपको ये बोलना है, ये बोलना है, वो बोलना है, उदंड मारतंड से शुरू तो किया, हाँ, और प्रताप आके रुक गया। हाँ। हम कहे भाई ये तो 2 मिनट खत्म हो जाएगा, हमको कम से 15-20 मिनट बोलना है। मैटर तो बढ़ा, लेकिन वो बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप रहा।
मतलब मैं उसका यूज नहीं कर सकता था। ये और मैं अपने अनुभव पे कहूँ, और जो दो इस वक्त शिक्षाविद अच्छा जो काम कर रहे हैं, विनय पाठक जी हैं जो कानपुर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, कुलपति हाँ, हैं, हाँ, कुलपति है। और प्रोफेसर जेपी पांडे जी हैं जो यहाँ AKTU क्योंकि टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जी, वाइस जी, चांसलर होने के बावजूद जी, जी, सुधि और ज्ञान और इसके लिए जो है वो सामाजिक और इसके विकास के लिए और जागरूकता के लिए काफ़ी सक्षम हैं, और काफ़ी वो उसमें वो एनर्जेटिक भी है। और उसमें उनकी रुचि रहती है, वो समझते हैं आवश्यकता को, हम्म, और विवॉक कोर्स का लाने के लिए उनका उसमें प्रयास भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो अभी विनय पाठक जी से यही बात हो रही थी कि गूगल आप लेते हैं, चैट GPT आप लेते हैं, जेमिनी आप लेते हैं, जो ये तमाम आ रहे हैं, ये इंग्लिश बायस्ड, डेवलप्ड कंट्रीज बायस्ड हैं। जी, 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 जब आप हिंदी के बारे में निकालने लगेंगे तो हिंदी का जो माल आपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है कि जो संग्रह है उसके पास उसी में से आपको ला के देगी। जब हमने आपने उसमें प्रताप का और उदंत मार्तंड के बीच का जो सामग्री थी डाली ही नहीं है, जी, जी, तो वो खोजेगा कहाँ से? वहाँ खोजेगा, यू आर राइट। जब उसके खजाने में वो है ही नहीं, जी, क्योंकि जी, डालते तो हम ही हैं। ये आर्टिफिशियल हाँ, हाँ, इंटेलिजेंस कहीं से अपना पैदा थोड़ी करेगी। डाला हमें, हम लोग। जो अनाज अब आपने पैदा करके किसान ने रख दिया है स्टोर में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टोर में, मोदी जी उसी को तो बंटवाएंगे लोगों तक। जब अनाज ही वो नहीं, जो नहीं होगा वो कहाँ से बटेगा? तो यही है कि जो अपनी भाषाई स्वदेशी, तो अपने स्वदेशी ये होने चाहिए, और स्वदेशी चीजें उसमें आनी चाहिए। विकास पूरा नहीं तो वो उसके लिए प्रशिक्षण जरूरत होगी। बात बिल्कुल सही है। जैसे ये माइक है, ये कैमरा है, ये टेक्निक है या लाइट है। लाइट आप पे उधर से पड़ रही है, हम पे इधर से पड़ रही है, क्यों 3 कैमरे चाहिए? क्यों इतनी लाइट पड़नी चाहिए? तो ये तो थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए। ये प्रकाश कैसे काम करता है, साउंड कैसे काम करती है, इको कैसे होता है, नॉइज कैसे होती है, उतना तो जरूरी है। वो थ्योरेटिकल जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल का ज्ञान आधारित शुरू से जरूरी स्किल डेवलपमेंट हो। ये तो बात बिल्कुल सही है। अब बात आती है कि जो भविष्य हिंदी पत्रकारिता बनाम या भाषा ही की आप बात कर लें जब, तो भारतेंद्र जी कहते थे निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कसूल। तो अगर निज भाषा में बात नहीं हो रही है, अगर आप जर्मनी जा रहे हैं और वो कह रहा जर्मन सीख के आओ, कोरिया जा रहे हैं कह रहा कोरियन नहीं जानते हैं तो आप हमारे पास प्रवेश नहीं है, इंग्लैंड जा रहे हैं तो कहता है कि भाई हमारा इंग्लिश एफिशिएंसी उतनी होनी चाहिए तभी हम अपने देश में घुसने देंगे। भारतीय विश्वविद्यालय के लिए कुछ नहीं है। तो जो हिंदी के लिए तो हम इसलिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी भाषा में समझते हैं वो, कि अगर आप बेसिक उस भाषा में नहीं हैं तो उस ज्ञान को उस तरह से आप आत्मसात नहीं कर पाएंगे। राइट। तो ठीक है, 2 भाषाएं तो पूरी दुनिया में जरूरी है, तो बात सही है। पूरी दुनिया में फ्रेंच वाला इंग्लिश भी जानता है, इंग्लिश वाला थोड़ा फ्रेंच का शौकीन होता है, क्योंकि जब वो इंग्लिश वाला बहुत ही एलीट बोलने की कोशिश करता है तो फ्रेंच में चला जाता है। तो ऐसे ही ये, हालांकि हमारे देश का थोड़ा दुर्भाग्य है कि हम वो दिशा नहीं दे पाए। जैसे बात आती है तमिल की, अब तमिल में होता है कि अगर त्रिभाषा भारत सरकार ला रही है कि भाई 3 भाषाएं हम लोग जाननी चाहिए, एक अपनी मातृभाषा जानो, एक इंग्लिश, चलो क्योंकि इंग्लिश यहाँ कम्युनिकेशन की भाषा हो गई है, चल रही है, तो जब तक चल रही है, एक तीसरी भाषा भी आपको आनी चाहिए, वो हिंदी हो कोई भी हो, त्रिभाषा फार्म हो। तो अब तमिलनाडु को विरोध करने की जगह हिंदी, मैं कहता हूं कि तमिलनाडु में हिंदी सिखाई जाए और यूपी में तमिल भी सिखाई जाए, तेलुगु भी जाननी चाहिए कुछ लोगों को, और उन भाषाओं का, क्योंकि अब तो जो AI का यहाँ मदद आप करिए कि सब भाषाओं को मिलाकर एक काम तो ये हुआ है कि अभी जो तमिल संगमम हुआ, मोदी जी ने संबोधित किया, वो बोल रहे थे हिंदी में, लेकिन जो तमिल वाले थे उनको तमिल में सुनाई पड़ रहा था, जो इंग्लिश में थे, तो वो तो अब वो संकट वो दूर हो गया है, जिस भाषा में सुनिए, लेकिन अपनी भाषा को अब मौका ज़्यादा आया है। जब सोचिए कि उदंत मार्तंड बंगाल में निकाल रहे थे, अंग्रेजी राज था, बंगाल में बैठे हुए थे बंगला भाषी में, लेकिन उस वक्त उनको क्यों लगा कि हिंदी में हमको निकालना चाहिए? तो जो जुगल किशोर शुक्ल जी की सोच थी, भारतीयों के हित, भारतीय भाषा में उन्होंने हिंदी भाषा में लिखा। और तो जैसे आप अधिकारी के रूप में ये अनुभव करते ही होंगे कि जो हिंदी भाषा है,
क्योंकि सारे राज्यों में हिंदी, क्योंकि संस्कृत से डायरेक्ट मिलती जुलती सीधे उत्तराधिकारी में आई है, तो जो कम से कम अधिकतम क्षेत्रों में हिंदी बोली और समझी जाती है। तेलुगु हम जरूर सिखाएं, तमिल हम जरूर सिखाएं, लेकिन तमिल जानने के कुछ राज्यों तक ही सीमित रहेगा। इसलिए अब एआई की मदद से हमको सारी भाषाओं को ये तो देना चाहिए। तो जो भाषाई विकास, जो आगे पत्रकारिता आने वाली है, जो नए बच्चे बीवॉक करके या बीजेएमसी करके प्रशिक्षित पत्रकार निकलेंगे, उनके लिए और एआई के युग में तो आप कैसा अनुभव करते हैं? जो भविष्य के जो सूचना अधिकारी बनने वाले हैं, जो भारत सरकार में पीआईबी में जाने वाले हैं, और उनकी कभी पोस्टिंग होगी तमिल में, कभी होगी यूपी में, कभी होगी बंगाल में, तो उनके लिए आप कैसा भविष्य देखते हो? क्या उनको प्रशिक्षित होना चाहिए, क्या लेके उतरना चाहिए मैदान में? देखिए पांडे जी, हर स्टेट में अपना इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में उसको सूचना एवं जनसंपर्क विभाग कहते हैं, मध्य प्रदेश में उसको लोक संपर्क विभाग कहते हैं। तो हर स्टेट में अपना है, केंद्र में अपना है ही है, प्रेस एवं इंफॉर्मेशन ब्यूरो है। तो जिस हर स्टेट की अपनी अलग अलग लगभग लैंग्वेज, कुछ तो हिंदी चलेगा। अब साउथ इंडिया आप चले जाए, दक्षिण भारत में, उड़ीसा में या वेस्ट बंगाल में, उनकी तो लैंग्वेज अलग है। उसी भाषा में उनके अखबार भी छपते हैं, देखे होंगे आप। कभी कभी तो मैं बता दूं, मैं फिरोजपुर था भाई, पंजाब में, तो तमाम घर पर अखबार आते थे। उसमें मैं ढूंढता था कि यार इसमें हिंदी का कोई अखबार है कि नहीं, अब पंजाबी भाषा में क्या पढ़ पाऊंगा, तो कोई न कोई हिंदी का मिल जाता था। एक सहारनपुर से कोई अखबार छपता, दिमाग उतर गया हमारा। अब पंजाब केसरी हिंदी वाला हमको मिल जाता था, मैं पढ़ लेता था। लेकिन कई पेपर आते हैं जो पंजाबी भाषा में प्रिंटेड थे, ठीक है ना। तो हर स्टेट के अपने अपने हैं, वो उस भाषा में अपना चल रहा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। केंद्र में अपना है ही है, पीआईबी है जो पूरे देश को अपना एक तरह से संभाले हुए है। साउथ में है ये तमिल का, कन्नड़ है, क्या क्या है, सब चल ही रहा है। तो आप कहना क्या चाहते, पूछना क्या चाहते हैं, बता दीजिए। नहीं, जैसे केंद्र का है अधिकारी, हाँ। जो केंद्रीय सूचना सेवा से आए, आईआईएस के, अब उन अधिकारियों को मल्टीलिंगुअल तो होना पड़ेगा, क्योंकि आज उनकी पोस्टिंग यहाँ है, कल उनकी पोस्टिंग बेंगलोर में होगी, कहीं हो गया, इंडिया परसों सर्विस उनकी से पोस्टिंग ऑल इंडिया सर्विस से उनके होगी। तो उनको क्या, जैसे आप तो यूपी में ज्यादा रहे और आपने हिंदी को विकास किया, हिंदी माध्यम से आप बढ़िया करके निकल आए, तो उनको क्या तैयारियों के साथ मैदान में उतरना चाहिए? क्या उनको 3 या 4 भाषाएं जानना जरूरी है? देखिए मेरा सुझाव है पांडे जी, किसी एक अफसर को 5-5 भाषा आप सिखाना बड़ा, वो फ्लुएंट नहीं आ पाएगा। हाँ, नहीं आएगा। ठीक, वो पढ़ तो लेगा, समझ लेगा, लेकिन आप कहिए कि आप तमिल में लिख दीजिए और कन्नड़ में लिख दीजिए और पंजाबी बेंगल में लिख दीजिए, नहीं कर पाएगा। तो उनमें से 1-2 अफसरों को 1-1, 2-2 लैंग्वेज सिखाया जाए, ठीक है। और जब एक्सपर्ट हो जाए तो उनको उसी राज्य में पोस्ट किया जाए। पीआईबी का ऑफिस हर स्टेट में, आपका यहीं देख लीजिए, यूपी में लखनऊ है, वाराणसी है, आगरा है, 3 जब पीआईबी का ऑफिस है और 3 जब पीआईबी के अफसर बैठते हैं। तो आप उड़ीसा के अफसर क्यों बैठाएंगे? यूपी में तमाम लड़के हैं जो हिंदी पढ़े हुए हैं, उनको वहां पोस्ट करिए। इसी तरह जो साउथ इंडिया के लड़के आपके यहाँ आ रहे हैं जो अपनी भाषा में एक्सपर्ट है, उन तो एक्सपर्टीज ठीक है, 1-2 लैंग्वेज एक्स्ट्रा जरूर उनको सिखाया जाए, और उनकी पोस्टिंग उसी स्टेट में ही किया जाए। आप सूचना उप निदेशक सूचना रहे काफी जगहों पर, तमाम आईएएस आईपीएस अधिकारियों से आपका संपर्क हुआ, उसमें बहुत लोग तमिलनाडु के रहे, कर्नाटक के रहे, आंध्रा के रहे। जब वो आते थे नए आपके एसडीएम के रूप में आएंगे तो एकदम नए होते थे सेलेक्ट होकर के, और हिंदी बेल्ट में काम करना पड़ता था, तो आपके साथ तो ग्राउंड वर्क रहा होगा, क्योंकि प्रेस नोट आपके माध्यम से बनता रहा होगा। कैसा अनुभव आपको लगता है, उन लोगों ने कैसे विकास किया होगा अपना? देखिए मैं तो कम से कम हमारे साथ 7-8 उदाहरण आपको याद आ रहे हो? 7-8 साउथ इंडियन हमारे डीएम रहे, और एक तो हमारे डीएम थे गोरखपुर में, रामी रेड्डी साहब, पूरा नाम तो नहीं याद है।
जब उनसे मैं मिलता था तो कहते तिवारी किधर से आ रही है, अच्छा। अब तुम कहाँ जाएगी। तो उनको स्त्रीलिंग पुलिस में ही कंफ्यूजन था, हाँ, लेकिन कहाँ से आ रही हो, वो कहाँ पूरा जाओ। तो हमें तो ये लग रहा है हिंदी सीख लेते हैं। दूसरे स्टेट के जो आईएएस आईपीएस, पीसीएस तो अपने स्टेट का होता है, आईएएस आईपीएस अफसर आते हैं यूपी में, वो हिंदी सीखा था, ठीक है उतना फ्लुएंट नहीं बोल पाते हैं, लेकिन बोलते तो हैं। रंगाराव साहब हमारा डीएम रहे हैं, एम के सुंदरम साहब डीएम रहे हैं, तो इन लोगों के साथ बात करने में बड़ा मजा आता है। हिंदी जानते हैं और फाइल पर आदेश भी हिंदी में ही करते हैं वो लोग। तुमको सीख या सिखाया जाता है, सीख के आते हैं। तो कोई इनको लैंग्वेज समझने में, या जैसे जन समस्या सुनी जाती है 10 बजे से लेकर, हाँ, अपने साथ किसी एडीएम या एसडीएम को बैठा लेते हैं। अब गोरखपुर देवरिया में जाए, भोजपुरी में अपना जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसी बात में तो अपना वो तो अपना भोजपुरी की बाबूजी है बाबूजी वो है, जरा ये देख लीजिए, आपने बताएगा। वो जो साथ में अफसर बैठा रहता है, वो इनको ब्रीफ करता है कि ये क्या कह रहे हैं, ये जो आदमी आपसे बूढ़ा बूढ़ी जो भी है, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो उसका टूटी फूटी हिंदी में जवाब ही देते हैं और उस पर आदेश भी करते हैं। तो आप जिस प्रदेश में जाएंगे उस भाषा तो सीखना ही हाँ, पड़ेगा। हफ्ता भर लगता है। जैसे गांधी 10 दिन में मान लीजिए, 15 गांधी जी दिन। गुजराती थे, अंग्रेजी गुजराती जानते थे, और जब हम्म। चंपारण गए बिहार हाँ में हाँ देखिए, और किसानों के बीच में बात किया उन्होंने, हाँ तो हफ्ते भर में समझ गई कैसे उनकी हाँ हाँ, हाव तो भाव है, थोड़ा और निकाल के उन्होंने आ पेश कर जाता दिया। है, आज लैंग्वेज आ तो जाता है। अब जो प्रशिक्षित पत्रकारों का दौर आगे आएगा, और प्रशिक्षण की जरूरत है, चीजें होनी चाहिए। और पत्रकारिता के साथ साथ अखबारी पत्रकारिता से अब डिजिटल पत्रकारिता की तरफ दौर आ रहा है। एक सवाल मेरे स्टूडेंट ने एक बीच में पूछा था कि सर एक चीज बताइए कि चाइना सरकार का अपना अखबार है, रूस में अपना अखबार है, तमाम देशों में सरकार अखबार निकालती है। भारत में दूरदर्शन, आकाशवाणी, वो रेडियो और टीवी सुनता है, और वो इसका एक कहना था कि जो चैनल आते हैं और 5 खबरें बेचते हैं, जो निजी चैनल हैं, उनकी जगह पर दूरदर्शन और आकाशवाणी के समाचार जो होते हैं बहुत सटीक, मौसम से लेकर कृषि से लेकर हर चीज पर वो विज्ञान और ज्ञान हम लोगों की सूचनाएं सब मिलती हैं, सारी संक्षेप मिलती हैं। तो आप पत्रकार रहे, सरकारी पत्रकार रहे हैं, उसका ये सवाल था कि आखिर सरकार अखबार क्यों नहीं निकालती? सरकार जितना विज्ञापन अखबारों को दे डालती है, उसके 1/10 में तो अखबार खुद का निकाल लेगी। तो आप बताइए, आप तो सूचना अधिकारी रहे हैं, सूचना निदेशक रहे हैं, तो आप एक सरकार के तौर सोचते हैं कि सरकार को क्या अखबार निकालना चाहिए और क्यों नहीं निकाल पाती, क्या है? नहीं निकालना चाहिए। कारण हर स्टेट में देखिए मंथली मैगजीन छपती है, हमारी यूपी में तमाम छपती है, आप चले जाइए सूचना विभाग में देखिए, और उसको हम लोग भेजते भी हैं। हम लोग हर ट्रक से लदवा कर हर सूचना कार्यालयों में भेजते हैं। वो क्या उठ कर वहां सिस्टम उठा के बीजेपी कार्यालय में, चाहे जो भी सरकार है, उस कार्यालय में पहुंचा दिया जाता है। कुछ हम दे देते हैं जिला विकास अधिकारी के यहाँ, सीडीओ के यहाँ, कि साहब आप के जो वीडियो आएंगे, मंथली मीटिंग होती है, वीडियो के बंडल दे दीजिएगा, ले जाए और अपने गांव के ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख वितरण कर दे, या बीटीसी सदस्यों को भेज दिया, वितरित किया जाए। मैंने पेटकली पांडे जी देखा है कि किसी दीजिए, अच्छा सरकारी पत्रिका है, हाँ भाई देखे हैं, मुख्यमंत्री फोटो छपा हुआ, ठीक है, उसके बाद गाड़ी पीछे फेंक देते हैं। इतना कष्ट होता है पांडे जी कि एक पत्रिका निकालने में कितना, हर विभाग से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, किस विभाग की कौन कौन सी योजना चल रही है। योजना जनहित योजना होती है ना, आम पब्लिक पढ़ेगा, आम पब्लिक पढ़ता ही नहीं हो। तो आम पब्लिक पढ़े ऐसा रुचिकर अखबार तो अच्छा, हम लोग दैनिक जागरण निकाल रहा है, अखबार की अमर उजाला निकाल रहा है। अखबार की स्थिति ये है कि अखबारों पर अब लोग ठप्पा लगा दे रहे कि फला पार्टी का अखबार है। अरे क्या पढ़ोगे यार, फला पार्टी का अखबार है, ठीक है, चैनल पर ठप्पे लगते हैं, अरे छोड़ो यार, इसको आगे बढ़ाओ।
ये तो फला पार्टी का, वो वही बकवास करेगा। तो जो ये ठप्पा लग जा रहा है, सरकारी अखबार जब होगा तो सरकार का ही माना जाएगा अरे कि यार ये सरकारी अखबार है क्या है, भोंपा है सरकार, हटाओ यार। कोई फायदा नहीं, लोग पढ़ेंगे नहीं, आपका श्रम पैसा सब नुकसान होगा। लेकिन आखिर सरकारी दूरदर्शन और सरकारी आकाशवाणी तो लोग सुन रहे आज हैं। बता दे, सरकारी आकाशवाणी दूरदर्शन ब्रेकिंग न्यूज नहीं देता है। आज चैनलों में कंपटीशन चल रहा है ब्रेकिंग न्यूज देने का, उसमें कितनी सत्यता रहती है बाद में पता चलता है कि ये गलत न्यूज तो ये आखिर है। उसकी क्रेडिट तो बनी हुई है, हाँ उसकी क्रेडिट तो बनी हुई हाँ, सरकारी लेकिन दूरदर्शन लेकिन लेकिन दूरदर्शन का जो न्यूज, जिसको हम बचपन से आँख खोलते पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आकाशवाणी हो चाहे दूरदर्शन हो, उसमें कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं आती थी, और न्यूज की सत्यता होती थी, होती है भी। होती है। हाँ, हालांकि आज की डेट में हम सरकारी हमारा माध्यम बहुत पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि अब खुद देख लीजिए कितने लोग आकाशवाणी सुनते हैं। आपको अगर गांव में आप रहे होंगे, 7:20 की प्रादेशिक खबर आती थी, गोरखपुर से अभी भी आती है, अभी उत्तर भी प्रदेश आती है, और लोग सवा 7 सुबह बजे खोल के बैठ जाते सुबह थे। वाली गोरखपुर और शाम की लखनऊ से। लखनऊ से आते लोग खोल के बैठ जाते थे, वो खेती बाड़ी की खबरें आती थी, लोग सुनते थे। जुगानी भाई थे बेचारे गोरखपुर में, वो सुनते थे लोग बैठ करके। अब कौन सुन रहा है? अब रेडियो तो कोई सुन ही नहीं रहा है। और बीबीसी आखिर सरकारी तो भी है, बीबीसी लोग कहते हैं कि बीबीसी जो बोलता है वो सही बोलता है। तो आखिर क्रेडिट अगर बनाए सरकार। आप किसी न्यूज पर भरोसा न करें, लेकिन अरे यार बीबीसी से खबर आई है तो सरकारी वो भी, तो अगर निष्पक्षता रखी जाएगी, हाँ बस निष्पक्षता स्वतंत्रता रखिए, दी जाएगी, हाँ सरकार स्वतंत्रता देगी, हाँ हाँ तो वो क्रेडिट बनेगी कि विश्व विश्व में आप फैल सकते हैं। हाँ, वॉइस ऑफ अमेरिका भी लोग सुनते रहे, सुनते रहे हैं। तो उसका भी हम लोग जानते हम हैं। लोग तो बचपन में याद है हम कि बीबीसी खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अपराध गोरखपुर में होता है, खबर आई थी। और ये बात इतना तेज फैला, कहीं बीबीसी से आया है, बीबीसी से आया है खबर, इसमें सत्य है। और वो लगे क्यास लगाने कि वो अपराधी कौन कौन है जिसका बीबीसी में नाम आ रहा है, और अपराधी कौन थे अभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो बाद में नेता हो गए, जो अभी इस दुनिया में भी नहीं है। तो चलिए, बहुत अच्छी आपसे चर्चा रही, और हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर जो है, वास्तव में 200 साल का ये दौर रहा, और अगली पीढ़ी जैसे आप जिस सुधी उसके मार्गदर्शन लेगी, और अभी आपको अब ये समय है कि आप उसका मार्गदर्शन देने में अपना पूरा समय हम आप लगाएं, सब लोग, कि दिशा मिल सके कि जो ये इंटरनेट मीडिया के साथ साथ जो इंग्लिश छाती चली आ रही है, और निज भाषा उन्नति है, निज सब उन्नति को मूल, और हिये का सूल जो है वो सूल मुड़ सके, इसलिए हिंदी पत्रकारिता आगे बढ़ सके अगले 200 साल तक भी और फले फूले। तो ये शुभकामनाएं, और इसमें हम लोगों का जो संकल्प है, और जो बी वॉक और इस तरह के जर्नलिज्म जैसे कोर्सेज हैं, ये आए आगे। और मैं तो बल्कि आज के इस माध्यम से अपील करूंगा कि जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं और हिंदी माध्यम से तैयारियां करके कंपटीशन में IAS PCS में खूब आ रहे हैं, और उनको और सभी को जो इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में लिया गया है, इलेक्टिव सब्जेक्ट में मास कम्युनिकेशन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि IAS में जब आप 5 पेपर देते हैं, 5 में से 4 का जुड़ाव जो है मास कम्युनिकेशन से होता है। करंट अफेयर्स, GK आपको करना ही है, ऐसे आपको लिखना है, कैसे संक्षिप्त में ऐसे लिखना बताया जाता है, भाषा का। तो 4 पेपर तो आपको ऑलरेडी मास कम्युनिकेशन के माध्यम से आते हैं, जिनको आप अलग तैयार करना पड़ता है। 5वां आपका जो अपना ऑप्शनल होता है। तो मास कम्युनिकेशन को अगर आपको मंच से अच्छा बोलना है, अगर आपको अच्छा लिखना है, अगर आपको वाणी को अपना अच्छा करना है, तो मास कम्युनिकेशन के फील्ड में, तो चाहे आप इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, किसी फील्ड में जाने वाले हों, मास कम्युनिकेशन तो एक स्किल के रूप में जरूर रखना चाहिए। तो इस संकल्प के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अगली पीढ़ी के लिए आप सोच रहे हैं, भावी पत्रकारों के लिए, इसके लिए और धन्यवाद और आभार आपका। धन्यवाद पांडे जी, आपने यहाँ मेरे विचार सुनने के लिए आमंत्रित किया जी, और अच्छा लगा आपसे मिलकर बात करके। और मैं चाहूँगा इस तरह की बातें अन्य लोगों को बुलाया जाए, इस तरह जो एक्सपर्टीज है उनको बुलाया जाए, और इस तरह की बातें चलती रहें, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है उससे बहुत लाभ होगा, बहुत अनुभव होगा। धन्यवाद। नमस्कार।